नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहनी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने इनकम टैक्स के अंदर करदाता की निवास स्थिति के बारे में जाना था और किस प्रकार निवास स्थिति के आधार पर उसका कुल आय का क्षेत्र निर्धारित होता है, उसका कर भार कैसे निर्धारित होता है वो हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे आय का पहला शीर्षक वेतन या फिर वेतन से आय। वेतन कर्मचारी को नियोक्ता से जो पारिश्रमिक मिलता है उसकी सेवाओं के बदले उसको वेतन कहते हैं। वेतन कई प्रकार से मिल सकता है। वेतन में मूल वेतन, भत्ते, कमीशन, बोनस, विभिन्न प्रकार की सुविधाएं जैसे कार की फैसिलिटी है, मकान की फैसिलिटी है या फिर कोई नौकर की सुविधा है, इस प्रकार की अन्य सुविधाएं मिल सकती हैं। और वेतन के स्थान पर कुछ लाभ भी दिए जा सकते हैं जैसे ग्रेच्युटी है, पेंशन है या किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति है, तो वेतन के स्थान पर कुछ लाभ दे दिए जाते हैं। तो इन सब को मिलाकर जो मूल वेतन, भत्ते, बोनस, कमीशन, विभिन्न प्रकार की सुविधाएं, इन सब को मिलाकर ये सारी चीजें वेतन के अंदर शामिल होती हैं। इन सबको मिलाकर वेतन माना जाता है। तो ये सब कुछ वेतन से आय शीर्षक के अंदर कर योग्य होता है, करदाता का वेतन माना जाता है। अब तो वेतन के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं जो हमको जानने हैं। करदाता की वेतन से कर योग्य आय ज्ञात करने के लिए इन नियमों को जानना जरूरी है। पहला है नियोक्ता एवं कर्मचारी का संबंध। भुगतानकर्ता जो पेमेंट कर रहा है और प्राप्तकर्ता जो किसी आय को प्राप्त कर रहा है, उन दोनों के बीच में नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध होना चाहिए। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन उनके बीच में होना चाहिए, तभी ऐसी आय वेतन मानी जाएगी। अगर भुगतानकर्ता और भुगतान प्राप्त करने वाले के बीच में अगर नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध नहीं है तो ऐसी आय वेतन नहीं मानी जाएगी। उदाहरण के लिए जैसे साझेदार का वेतन। अब अगर साझेदार फर्म से वेतन लेता है अपनी सेवाओं के बदले, तो साझेदार का वेतन नहीं माना जाएगा, वेतन से आय शीर्षक के अंदर कर योग्य नहीं होगा। क्योंकि साझेदार जो है वो खुद व्यवसाय कर रहा है, खुद व्यवसाय में साझेदार है, तो इसका जो ये वेतन है वो व्यापार तथा पैसे की आय में सम्मिलित किया जाएगा। इसी प्रकार संचालक का वेतन भी वेतन नहीं माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध नहीं है, ये खुद व्यापार का संचालन करने वाला है। इसलिए संचालक का वेतन से आय शीर्षक के अंदर कर योग्य नहीं होता। संचालक का वेतन अन्य साधनों से आय शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होगा। संसद सदस्य एवं विधानसभा सदस्य का वेतन, यहां पे भी नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध नहीं है, क्योंकि ये खुद सरकार चलाने वाले हैं, ये सरकारी कर्मचारी नहीं है। इसलिए यहाँ पे इनका जो वेतन है वो भी अन्य साधनों से आय शीर्षक के अंदर कर योग्य होगा। दूसरा नियम है एक कर्मचारी के एक से अधिक नियोक्ता हो सकते हैं। किसी भी कर्मचारी के एक से अधिक नियोक्ता हो सकते हैं। कोई कर्मचारी ऐसा हो सकता है कि एक जगह फुल टाइम काम कर रहा है और बाद में किसी दूसरे के यहाँ पार्ट टाइम वो जॉब कर रहा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति कई जगहों पे पार्ट टाइम जॉब कर रहा है। तो सभी नियोक्ताओं से जो उसको आय प्राप्त हो रही है वो उसके वेतन से आय शीर्षक के अंदर कर योग्य होगी। तीसरा है सेवा के अतिरिक्त अन्य कार्यों का पारिश्रमिक। अब जिस कार्य के लिए किसी कर्मचारी को नियुक्त किया गया है, उस कार्य के अतिरिक्त अगर कोई दूसरा कार्य करवाया जाता है नियोक्ता से और उस कार्य के लिए अगर पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है, तो वो भुगतान भी उस कर्मचारी का वेतन माना जाएगा, क्योंकि उस दूसरे कार्य के लिए भी नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध वहां पर मौजूद है। उदाहरण के लिए जैसे कोई शिक्षक है जो कि विश्वविद्यालय में पढ़ा रहा है और शिक्षण कार्य के अलावा उसको जो पेपर है, एग्जाम के पेपर है, प्रश्न पत्र है, वो बनाने का काम दे दिया जाता है, या फिर उत्तर पुस्तिकाएं जांचने का काम दे दिया जाता है, जो कि उसके शिक्षण कार्य के अलावा है, परीक्षा संबंधी काम है। तो ऐसे कार्य के लिए किया गया भुगतान भी उसका वेतन माना जाएगा।
लेकिन ऐसा भुगतान उसी विश्वविद्यालय से होना चाहिए और वो जो परीक्षा संबंधी काम है, जो प्रश्न पत्र बनाने का काम या उत्तर पुस्तिकाएं जांच करने का काम, वो उसी विश्वविद्यालय का होना चाहिए। अगर यहाँ पे वो जो शिक्षक है वो किसी दूसरे विश्वविद्यालय के लिए प्रश्न पत्र बनाता है या किसी दूसरे विश्वविद्यालय की उत्तर पुस्तिका जांच करता है और उनके संबंध में अगर उस शिक्षक को कोई भुगतान प्राप्त होता है, कोई आय होती है, तो वो फिर वेतन नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वहां पे उस दूसरे विश्वविद्यालय के साथ उस शिक्षक का नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध नहीं है। इसलिए नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध होना चाहिए। और अगर सेवा कार्य के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य का पारिश्रमिक मिलता है और नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध है तो वो भी वेतन माना जाता है। लेकिन अगर नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध नहीं है, किसी अन्य व्यक्ति से कोई अन्य कार्य के लिए पारिश्रमिक मिलता है, तो वो फिर अन्य साधनों से आय शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होगा। स्वेच्छा से वेतन त्यागना अथवा छोड़ना। अगर वेतन देय हो जाता है, अगर सेवाएं प्रदान कर दी जाती है, उसके बाद अगर कर्मचारी अपना वेतन छोड़ देता है या त्याग देता है या किसी कारणवश वो वेतन नहीं प्राप्त करता, तो भी उसका वो वेतन से आय शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होगा। उसके लिए कर मुक्ति प्रदान नहीं की जाएगी। इसके संबंध में एक अपवाद है कि अगर कर्मचारी अपना वेतन जनहित में स्वेच्छा से त्यागता है या छोड़ता है, तब ऐसा वेतन कर मुक्त माना जाता है। नियोक्ता द्वारा स्वैच्छिक भुगतान। अब अगर नियोक्ता उसको उसके कार्यों के लिए पारिश्रमिक के अलावा अगर उसकी सेवाओं से प्रसन्न होकर या किसी अन्य कारण से अगर नियोक्ता कोई स्वैच्छिक भुगतान करता है, जैसे बोनस का भुगतान हुआ या किसी प्रकार का उपहार उसको देता है, अगर सेवा कार्य के लिए उससे प्रसन्न होकर, तब जो ऐसा भुगतान है, जो स्वैच्छिक भुगतान है, वो वेतन से आय शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होगा। लेकिन यहाँ पर अगर नियोक्ता कर्मचारी को कोई व्यक्तिगत भेंट प्रदान करता है, जैसे उसके जन्मदिन पर या उसकी जो मैरिज एनिवर्सरी पर, तब ऐसा भुगतान वेतन नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर सेवाओं से प्रसन्न होकर अगर वो उसको कोई स्वैच्छिक भुगतान करता है वेतन के अलावा, तो वो वेतन से आय शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होगा। वेतन में से की गई कटौतियां। नियोक्ता वेतन में से कुछ कटौतियां करता है, जैसे पीएफ की कटौती, भविष्य निधि में जो अंशदान किया जाता है, पीएफ प्रोविडेंट फंड, उसकी कटौती की जाती है, आयकर की कटौती की जाती है। कई बार अगर कर्मचारी ने नियोक्ता से अगर ऋण देके रखा है, तो उस ऋण की वसूली के लिए जो किस्तें उसके वेतन में से काट ली जाती है। कई बार बीमा प्रीमियम का भुगतान नियोक्ता के द्वारा कर दिया जाता है। तो इसी प्रकार कुछ कटौतियां वेतन में से की जाती हैं। तो ऐसी कटौतियां कर योग्य वेतन की गणना करते समय ऐसी कटौतियां शुद्ध वेतन में वापस जोड़ दी जाती हैं और नियोक्ता के कर्मचारी के कर योग्य वेतन की गणना की जाती है। तो अगर वेतन में से कोई कटौती की गई है, किसी प्रकार की कटौतियां की गई है, तो वो हम शुद्ध वेतन में वापस जोड़ देंगे कर योग्य वेतन की गणना करते समय। सेवा समाप्ति के बाद मिला भुगतान। अगर भूतपूर्व नियोक्ता से उसकी कर्मचारी को, करदाता को अगर किसी भी प्रकार का भुगतान गत वर्ष में प्राप्त होता है जो कि उसकी नौकरी से संबंधित है, तो ऐसा भुगतान वेतन से आय शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर पेंशन मिलती है कर्मचारी को भूतपूर्व नियोक्ता से, तो वो पेंशन वेतन से आय शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होगी, उसका वेतन मानी जाएगी। वेतन उपार्जित होने का स्थान। वेतन के उपार्जित होने का स्थान वो स्थान माना जाता है जहां पर कर्मचारी अपनी सेवाएं देता है। जिस स्थान पर कर्मचारी द्वारा अपनी सेवाएं दी जाती है, वही उसके वेतन उपार्जित होने का स्थान माना जाता है। इसके संबंध में एक अपवाद ये है कि अगर भारत सरकार का कर्मचारी अगर विदेश में अपनी सेवाएं देता है, जो कि भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है, लेकिन वो सेवाएं अपने विदेश में दे रहा है, फिर भी उसका वेतन भारत में उपार्जित हुआ ही माना जाएगा, क्योंकि भारत सरकार ने उसको वहां पर नियुक्त कर रखा है। अब ये कुछ महत्वपूर्ण नियम थे जो हमको याद रखने बहुत जरूरी है वेतन की गणना करने से पहले। अब हम बात करेंगे मूल वेतन। वेतन की जो संरचना है, वेतन की संरचना इस प्रकार होती है। मूल वेतन होता है, फिर कुछ भत्ते दे दिए जाते हैं, फिर अनुलाभ, जैसे कि हमने बात की थी कि कुछ सुविधाएं दे दी जाती हैं, जैसे मकान की फैसिलिटी दे दी, कार की सुविधा दी है, तो अनुलाभ और वेतन के बदले लाभ, इन
सबको मिलाकर, इसके अलावा बोनस, कमीशन ये भी दिए जाते हैं। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखनी है कि वेतन के लिए वेतन और मजदूरी में कोई अंतर नहीं किया गया है। अगर मजदूरी है तो मजदूरी भी वेतन से आय शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होगी। तो ये सब मिला के सभी चीजें वेतन के अंदर शामिल की जाती हैं। तो अभी हम बात करेंगे मूल वेतन की। नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को प्रति माह एक राशि, निश्चित राशि मूल वेतन के रूप में दी जाती है। ये मूल वेतन या तो जब नौकरी प्रारंभ करता है कर्मचारी तब ये निर्धारित किया जाता है आपसे समझौते के आधार पर, या फिर वेतनमान के आधार पर यह मूल वेतन निर्धारित किया जाता है। जो मूल वेतन है, मूल वेतन वेतनमान के आधार पर निर्धारित किया जाता है। वेतनमान के आधार पर मूल वेतन का भुगतान होता है, और जो प्रत्येक वर्ष जो वृद्धि की जाती है, जो इंक्रीमेंट लगाया जाता है, वो भी वेतनमान के आधार पर ही होता है। वेतनमान कुछ इस प्रकार होता है: 15,400, 19,800, 23,000। इसका तात्पर्य यह हुआ कि अगर कर्मचारी 15,000 पर नौकरी प्रारंभ करता है तो प्रत्येक वर्ष उसके 400 रुपए बढ़ेंगे, 400 रुपए की वृद्धि की जाएगी उसके मूल वेतन में, और यह वृद्धि जब तक उसका मूल वेतन 19,000 नहीं पहुंच जाती तब तक जारी रहेगी। पहले साल उसको 15,000 मिल रहे हैं, अगले साल 15,400, फिर 15,800, इस तरीके से हर साल 400 रुपए की वृद्धि दी जाएगी, और ये जब तक उसका मूल वेतन 19,000 नहीं हो जाती तब तक जारी रहेगी। उसके बाद 19,000 उसका वेतन होने के बाद अब प्रत्येक वर्ष 800 रुपए की वृद्धि दी जाएगी, और यह वृद्धि तब तक जारी रहेगी जब तक उसका वेतन 23,000 रुपए नहीं हो जाता। 19,000 के बाद अब हर साल 800 रुपए की वृद्धि होगी, और ये इस प्रकार वृद्धि होती जाएगी 23,000 रुपए तक। तो जो वेतनमान है वो मूल वेतन और वेतन में जो वृद्धि मिलेगी वो दर्शाता है। अब यहां पे वेतन में वृद्धि कब दी जाती है? वेतन में वृद्धि अगले वर्ष, प्रत्येक वर्ष, एक वर्ष में एक बार वेतन में वृद्धि दी जाती है। तो वेतन में वृद्धि प्रत्येक वर्ष उसी माह की प्रथम तारीख को दी जाएगी जिस माह में कर्मचारी ने नौकरी प्रारंभ करी थी। उदाहरण के लिए अगर 20 जून 2020 को कोई कर्मचारी नौकरी प्रारंभ करता है तो उसको वेतन वृद्धि मिलेगी अगले वर्ष इसी माह की प्रथम तारीख को, यानी 1 जून 2021 को इसको वेतन वृद्धि मिल जाएगी वेतनमान के अनुसार। अगर 20 जून 2020 को 15,000 पर नौकरी प्रारंभ करता है तो 1 जून 2021 को उसका वेतन 15,400 कर दिया जाएगा। अब सरकारी कर्मचारियों को के लिए छठे वेतन आयोग के अनुसार वेतन वृद्धि के अलग नियम हैं कि उनको वेतन वृद्धि किस प्रकार दी जाएगी। तो सरकारी अथवा अर्ध सरकारी कर्मचारियों को वेतन वृद्धि की वेतन वृद्धि किस प्रकार होती है? जो सरकारी या अर्ध सरकारी कर्मचारी हैं उनको वेतनमान के अलावा ग्रेड पे भी दिया जाता है। और इसी प्रकार जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं, जो शिक्षक हैं, उनको ग्रेड पे की जगह एकेडमिक पे या शैक्षणिक पे दिया जाता है। तो सरकारी अथवा अर्ध सरकारी कर्मचारियों का जो मूल वेतन है वो मूल वेतन वेतनमान तो होता ही है सरकारी अर्ध सरकारी कर्मचारियों का। वेतनमान के अलावा इनके लिए एक ग्रेड पे भी होता है। तो मूल वेतनमान प्लस ग्रेड पे होता है सरकारी अथवा अर्ध सरकारी कर्मचारियों का। इसी प्रकार अगर कोई महाविद्यालय या विश्वविद्यालय का शिक्षक है तो उसको ग्रेड पे की जगह शैक्षणिक पे दिया जाता है। वेतनमान प्लस शैक्षणिक पे, एकेडमिक पे। तो सरकारी अथवा अर्ध सरकारी कर्मचारियों को हर साल 1 जुलाई को वेतन वृद्धि दे दी जाती है।
और वो वेतन वृद्धि मूल वेतन का 3% होती है। यहां पर मूल वेतन है वेतनमान प्लस ग्रेड, तो मूल वेतन का 3% प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को बढ़ा दिया जाता है। तो ये सरकारी अथवा सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन वृद्धि का तरीका है। और जब वेतन में वृद्धि की जाती है, वेतनमान और ग्रेड पे का 3% जब निकाला जाता है, तो अगर वो संख्या उस संख्या को अगले 10 रुपए के गुणांक में बदल दिया जाता है, परिवर्तित कर दिया जाता है। मान लीजिए जो 3% हमने ज्ञात किया, तो वो 3% 503 रुपए हुआ, तो इस 503 रुपए को अगले 10 रुपए के गुणांक में परिवर्तित कर दिया जाएगा। इस 503 को 510 रुपए बना दिए जाएंगे और 510 रुपए की वेतन में वृद्धि दी जाएगी। अब हम देखते हैं वेतन के उपार्जित होने का समय। अब करदाता को कौन से वेतन पे कर देना होगा? अब जैसा कि हमने बात की थी कि कर निर्धारण वर्ष में गत वर्ष की आय पर कर लगाया जाता है। तो हमारा गत वर्ष है 2018-19 और कर निर्धारण वर्ष है 2019-20। तो जो गत वर्ष की आय है 2018-19 की आय पर 2019-20 में कर देना है। तो जो 2018-19 में जो वेतन कमाया होगा, जो उपार्जित किया होगा, उस पर कर चुकाना होगा। तो 2018-20 हमारा शुरू होता है 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक। तो करदाता को 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक के वेतन पर कर चुकाना होगा। यही वेतन के उपार्जित होने का समय है। वेतन के उपार्जित होने का समय, वेतन के उपार्जित होने का समय है 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक। यह है गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए, क्योंकि गैर सरकारी कर्मचारियों का वेतन माह की अंतिम तारीख को देय हो जाता है। तो जो 30 अप्रैल का वेतन है, 30 अप्रैल जो अप्रैल का वेतन है वो 30 अप्रैल तक को देय हो जाता है। इसलिए जो गैर सरकारी कर्मचारी है उनका वेतन माह की अंतिम तारीख को देय हो जाता है। इसलिए गैर सरकारी कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक की वेतन पर कर देना होगा। इनका वेतन कर योग्य वेतन माना जाएगा। गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए और सरकारी कर्मचारियों के लिए, सरकारी अथवा अर्ध सरकारी कर्मचारियों के लिए मार्च 2018 से फरवरी 2019 तक। और जो सरकारी अथवा अर्ध सरकारी जो कर्मचारी है उनके वेतन उपार्जित होने का समय जो है वो मार्च 2018 से फरवरी 2019 तक है। उनके वेतन की गणना, उनके कर योग्य वेतन की गणना गत वर्ष के लिए मार्च 2018 से फरवरी 2019 तक की वेतन की गणना की जाएगी। इसका कारण यह है कि गैर सरकारी कर्मचारियों या अर्ध सरकारी कर्मचारियों का वेतन अगले माह की प्रथम तारीख को किया जाता है। गैर सरकारी कर्मचारी के लिए जो 18-19 का वेतन है, जो गत वर्ष 18-19 के लिए 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक के वेतन पर कर लगाया जाना चाहिए। उसका वेतन कर योग्य वेतन के लिए 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक का वेतन शामिल किया जाना चाहिए। इसके पीछे कारण यह है कि गैर सरकारी कर्मचारियों का जो वेतन है वो माह की अंतिम तारीख को देय हो जाता है। और सरकारी अथवा अर्ध सरकारी कर्मचारियों को जो वेतन है वो अगले माह की प्रथम तारीख को देय होता है। तो जो मार्च का वेतन है वो
देय होगा अप्रैल में, और जो फरवरी का वेतन है वो देय होगा मार्च में। और हमको कर लगाना है 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक की आय पर। इसलिए जब सरकारी कर्मचारी का वेतन अगले माह की प्रथम तारीख को देय होता है, इसी कारण हमको सरकारी अथवा अर्ध सरकारी कर्मचारी का जो वेतन है वो हमको लेना पड़ेगा मार्च से लेकर फरवरी तक का। अब हम देखेंगे वेतन के कर योग्य होने का आधार। मूल वेतन के कर योग्य होने का आधार या फिर वेतन के कर योग्य होने का आधार। वेतन कर योग्य कौन कौन से आधार पर मान लिया जाता है? पहला है प्राप्य वेतन। अगर कर्मचारी ने अपनी सेवाएं प्रदान कर दी है और वो वेतन प्राप्त करने का हकदार हो गया है, उसको वेतन देय हो चुका है, तो उस देय वेतन के आधार पर कर लगा दिया जाएगा, चाहे उसको वेतन वास्तव में प्राप्त हुआ हो या नहीं। प्राप्त वेतन के आधार पर, देय वेतन के आधार पर कर लगा दिया जाता है। दूसरा है प्राप्त वेतन। गत वर्ष में जो भी वेतन प्राप्त हुआ है, जो भी आय प्राप्त हुई है, उस पर गत वर्ष में ही कर लगा दिया जाता है, बशर्ते कि ऐसे प्राप्त वेतन पर पहले देय आधार पर कर नहीं लगा हुआ हो। तीसरा है अग्रिम वेतन। अग्रिम वेतन पर भी कर लगा दिया जाता है। अगर कर्मचारी अपनी सैलरी एडवांस में ले लेता है, अगले वर्ष की सैलरी अगर उसने गत वर्ष में ही अगर एडवांस में ले ली है, तो उसके अग्रिम वेतन पर कर लगा दिया जाता है, और अगले साल जिस वेतन पर कर लगा दिया गया है उसको अगले वर्ष के वेतन में शामिल नहीं किया जाएगा। अब हम देखेंगे वेतन के कर योग्य होने का आधार। मूल वेतन के कर योग्य होने का आधार या फिर वेतन के कर योग्य होने का आधार। वेतन कर योग्य कौन कौन से आधार पर मान लिया जाता है? पहला है प्राप्य वेतन। अगर कर्मचारी ने अपनी सेवाएं प्रदान कर दी है और वो वेतन प्राप्त करने का हकदार हो गया है, उसको वेतन देय हो चुका है, तो उस देय वेतन के आधार पर कर लगा दिया जाएगा, चाहे उसको वेतन वास्तव में प्राप्त हुआ हो या नहीं। प्राप्त वेतन के आधार पर, देय वेतन के आधार पर कर लगा दिया जाता है। दूसरा है प्राप्त वेतन। गत वर्ष में जो भी वेतन प्राप्त हुआ है, जो भी आय प्राप्त हुई है, उस पर गत वर्ष में ही कर लगा दिया जाता है, बशर्ते कि ऐसे प्राप्त वेतन पर पहले देय आधार पर कर नहीं लगा हुआ हो। अग्रिम वेतन पर भी कर लगाया जाता है, वो भी वेतन से आय में शामिल किया जाता है। अग्रिम वेतन के संबंध में हम ये समझते हैं कि मान लीजिए जो कर है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च 2019 के आय पर लगाया जाता है। 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 की आय पर कर लगाया जाता है, वेतन पर कर लगाया जाता है। अगर कर्मचारी ने मार्च में अगले 2 महीनों के लिए अप्रैल एवं मई 2019 इन 2 महीनों की सैलरी अगर एडवांस में ले ली है, अग्रिम ले ली है, तो इन 2 महीनों की सैलरी पर, इन 2 महीनों के वेतन पर, अग्रिम वेतन पर इसी गत वर्ष में
वर्तमान गत वर्ष में, जो कि 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक का है, इसी गत वर्ष में इन 2 महीनों की के अग्रिम वेतन पर कर लगा दिया जाएगा। और जब अगले साल 2019-20 गत वर्ष के जब वेतन की गणना की जाएगी, तब इन 2 महीनों का वेतन शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि इन 2 महीनों के वेतन पर कर पहले से ही लगा दिया गया है। चौथा है बकाया वेतन। अगर गत वर्ष में किन्हीं पिछले गत वर्षों का, जो कि वर्तमान गत वर्ष चल रहा है, उस गत वर्ष में किन्हीं पिछले गत वर्षों का अगर बकाया वेतन प्राप्त होता है जिसको पहले वेतन नहीं माना गया था, तो ऐसे बकाया वेतन पर जो वर्तमान गत वर्ष है उसमें कर लगा दिया जाता है। उसमें वेतन उसको उस वर्ष की वेतन से आय शीर्षक में शामिल कर लिया जाता है। तो इस प्रकार वेतन के कर योग्य होने के आधार प्राप्य वेतन पर कर लगा दिया जाता है। अगर प्राप्त नहीं हुआ हो, केवल देय हुआ हो, तो भी कर लगा दिया जाता है। जो वेतन प्राप्त हुआ उस पर कर लगा दिया जाता है। अग्रिम वेतन पर भी गत वर्ष में ही कर लगा दिया जाता है। और अगर पिछले गत वर्षों का कोई बकाया वेतन प्राप्त होता है जो कि पहले वेतन नहीं माना गया था, तो उस पर भी गत वर्ष में बकाया वेतन पर गत वर्ष में कर लगा दिया जाता है। अब हम एक वेतनमान के संबंध में एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हल करके देखेंगे। क्वेश्चन है, रवि के मूल वेतन की गणना करनी है गत वर्ष 2018-19 के लिए। क्या है? रवि का जो वेतनमान है, वो है 2000 से 200, फिर 4000, फिर 250 से 8000। और नौकरी प्रारंभ की थी 1 अगस्त 2011 को। नौकरी 3200 के प्रारंभिक वेतन पर नियुक्त हुआ। पहला उसका वेतनमान दिया गया है और फिर यह बताया गया है कि 1 अगस्त को उसने नौकरी प्रारंभ की 3200 रुपए के वेतन पर। गत वर्ष 2017-18 में उसने अप्रैल एवं मई 2018 का वेतन मार्च 2018 में अग्रिम प्राप्त किया। गत वर्ष 2017-18 में, यानी जो वर्तमान गत वर्ष चल रहा है 2018-19, इससे पिछले गत वर्ष में उसने अप्रैल एवं मई 2018-19 का वेतन मार्च 2018 में अग्रिम प्राप्त किया था। और गत वर्ष 2018-19 में रवि ने गत वर्ष 2018-19 में उसने 5 माह, यानी अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अप्रैल से अगस्त 2019 तक का वेतन, 5 माह का वेतन अग्रिम प्राप्त किया। जो वर्तमान गत वर्ष चल रहा है हमारा, उसमें भी उसने अगले 5 महीनों का वेतन अग्रिम लिया है। तो इसकी मूल वेतन की गणना करनी है गत वर्ष 2018-19 के लिए।
बेसिक सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20। बेसिक सैलरी की गणना करनी है। तो वेतनमान के आधार पर मूल वेतन की गणना की जाएगी। तो इसका वेतनमान है 3200 पर ये नियुक्त हुआ 1 अगस्त 2011 को, और हर साल वेतन में वृद्धि अगले वर्ष उसी माह की प्रथम तारीख को दे दी जाती है जिस माह में उसने नौकरी प्रारंभ की थी। तो 1 अगस्त 2011 को अपनी नौकरी प्रारंभ की, तो 1 अगस्त 2011 से 31 जुलाई 2012 तक उसको जो वेतन मिला वो 3200 था। फिर 1 अगस्त 2012 से 31 जुलाई 2013 तक उसको वेतन मिला 3400, क्योंकि 4000 तक प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वृद्धि दी जाएगी, इंक्रीमेंट दिया जाएगा। फिर 1 अगस्त 2013 से 31 जुलाई 2014 तक उसको वेतन मिला 3600। 1 अगस्त 2014 से 31 जुलाई 2015 तक उसका वेतन था 3800। 1 अगस्त 2015 से 31 जुलाई 2016 तक उसका वेतन हुआ 4000 रुपए प्रति माह। फिर 1 अगस्त 2016 से 31 जुलाई 2017 तक अब इसका वेतन प्रत्येक वर्ष 250 रुपए बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि 4000 तक 200 रुपए की वृद्धि मिलनी थी, और 4000 के बाद अब प्रतिवर्ष 250 रुपए बढ़ाए जाएंगे। तो इसका वेतन था 4250। फिर 1 अगस्त 2017 से 31 जुलाई 2018 तक इसका वेतन था 4750। तो हमको जो वेतन लेना है वो लेना है गत वर्ष का, और हमारा गत वर्ष जो है वो है 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक। तो यहां पे जुलाई तक यहां जो वेतन में वृद्धि हुई 250, तो 4500 होगा। 1 अगस्त 2017 से 31 जुलाई तक जो उसका वेतन था 4500 था। फिर 1 अगस्त 2018 से 31 जुलाई 2019 तक उसको वेतन जो मिला वो 4750, 250 रुपए की वृद्धि हो रही है हर वर्ष। हमको वेतन लेना है 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक का। तो 1 अप्रैल 2018 से 31 जुलाई 2018, अप्रैल मई जून जुलाई के लिए उसको वेतन मिला था 4500 रुपए प्रति माह। ये 31 जुलाई 2018 तक उसको वेतन 4500 रुपए प्रति माह मिल रहा था। तो 1 अप्रैल से लेकर 31 जुलाई, अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने तक उसको वेतन जो था 4500 मिला। लेकिन जो अप्रैल और मई 2018 का वेतन जो कि उसका 4500 था, वो वेतन उसने वर्तमान गत वर्ष के पिछले गत वर्ष 2017-18 में उसने अग्रिम ले लिया था। ये जो 2 महीने हैं इस गत वर्ष के, अप्रैल और मई, इन 2 महीनों का वेतन उसने 17-18 में अग्रिम ले लिया था। तो इसलिए इन 2 महीनों के वेतन पर गत वर्ष 2017-18 में ही कर लगा दिया गया होगा। अतः इस गत वर्ष 2018-19 में ये 2 महीने शामिल नहीं किए जाएंगे, इन 2 महीनों का वेतन शामिल नहीं किया जाएगा। तो यहां पर जो सैलरी दी जाएगी फ्रॉम जून टू जुलाई 18, 2 महीने की सैलरी ली जाएगी, क्योंकि अप्रैल और मई की सैलरी में 2017-18 में कर लग चुका था। तो यहां पे केवल 2 महीने की सैलरी ली जाएगी
जो कि 4,500 रुपये पर मंथ के हिसाब से है 2 महीनों के लिए, 2 मंथ्स, तो 9,000 रुपये इसका वेतन है इन 2 महीनों का। फिर हमको जो वेतन है वो लेना है अगस्त से लेकर मार्च तक का, क्योंकि अप्रैल से जुलाई तक का वेतन हमने ले लिया और अप्रैल मई का वेतन हमने नहीं लिया, छोड़ दिया, क्योंकि वो 2017-18 में अग्रिम ले चुका था, तो केवल 2 महीनों का वेतन हमने लिया। अब जुलाई के बाद अगस्त से लेकर इसको 31 जुलाई 2019 तक 4,750 रुपये प्रति माह वेतन मिल रहा था, तो जो अगस्त से लेकर मार्च तक का वेतन है वो इसका होगा 4,750 रुपये प्रति माह। फ्रॉम अगस्त 2018 टू मार्च 2019 एट द रेट 4,750 पर मंथ फॉर 8 मंथ्स। ये 8 महीने हो गए, अगस्त से लेकर मार्च तक 8 महीने हैं, और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4,750 को अगर 8 से मल्टीप्लाई किया तो इसकी सैलरी है 38,000 रुपये इन 8 महीने। अब इसमें कुछ एडवांस भी है, तो एडवांस सैलरी अग्रिम जो वेतन है वो भी गत वर्ष में कर योग्य होता है। तो इसने अग्रिम लिया है 2018-19 में, हम 2018-19 गत वर्ष की वेतन की गणना कर रहे हैं। 2018-19 में उसने अगले 5 महीने का वेतन अग्रिम प्राप्त किया है। तो अगले 5 महीने हैं अप्रैल से अगस्त, तो अप्रैल से अगले 5 महीने जो अप्रैल 2019 से अगस्त 2019 तक है, तो अप्रैल 2019 से 31 जुलाई 2019 तक जो उसका वेतन था वो था 4,750। हमको अप्रैल से अगस्त 2019 तक का वेतन लेना है, और 31 जुलाई 2019 तक का वेतन हमने ज्ञात कर चुके हैं हम। तो हम आगे अगर देखें उसका जो वेतन है 1 अगस्त 2019 से 31 जुलाई 2020 तक होगा 4,750। प्रतिवर्ष 250 रुपए की वृद्धि दी जाती है, तो उसका वेतन अगले साल होगा 5,000 रुपए प्रति माह। तो 31 जुलाई 2019 तक उसको 4,750 मिल रहे थे, उसका वेतन 4,750 था। तो अप्रैल से जुलाई तक का वेतन 4 महीनों का एडवांस जो उसने लिया होगा 4,750 के हिसाब से। तो एडवांस सैलरी जो है फ्रॉम अप्रैल 18 टू जुलाई 18 हुआ एट द रेट 4,750 पर मंथ फॉर 4 मंथ्स। ये 4 महीने हैं, 4,750। अगर मल्टीप्लाई करते हैं 4,750 को 4 से, तो ये आता है 19,000। तो अप्रैल से जुलाई तक की सैलरी 4,750 के हिसाब से, और फिर अगस्त महीने की जो उसका जो वेतन था वो फिर अगस्त 2019 में उसका वेतन बढ़कर 5,000 हो गया था प्रति माह। तो अगस्त महीने का वेतन है ये 2019 है, अगस्त 2019 एट द रेट 5,000 पर मंथ। तो उसको उस 1 महीने का वेतन जो उसको 5,000 रुपये हो गया था अगस्त से, वो भी उसने एडवांस ले लिया। तो टोटल उसने 24,000 रुपये सैलरी अग्रिम प्राप्त की गत वर्ष में, तो वो भी यहाँ पे कर योग्य वेतन में जोड़ दी जाएगी। इन सब का टोटल कर लेते हैं। इन सब का टोटल करने के बाद आता है 71,000 71,000 उसकी बेसिक सैलरी होगी गत वर्ष 2018-19 के लिए। मैं आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।